होस्ट configuration protocol. Okay, so protocol, ठीक है। सो बता सकते हो मुझे DHCP सर्वर किस लिए यूज होता है? यस, या तो इसका पोर्ट नंबर, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर आपको पता होने चाहिए। ओके, सो DHCP सर्वर का काम क्या है कि क्लाइंट सिस्टम को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। ओके, सो जैसे देखो, आप जब भी वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो आपको एक ऑटोमेटिक आईपी मिलता है। ओके, सो वो ऑटोमेटिक आईपी कौन देता है आपको? DHCP सर्वर। उस राउटर के इनसाइड जो भी फर्मवेयर है तो उसके इनसाइड है आपका DHCP सर्वर, तो आपको ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करता है। तो आज हमें क्या करना है, खुद का DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। इससे पहले हमने यम सर्वर बनाया है। ओके, सो यम सर्वर का काम था कि क्लाइंट को पैकेजेस की सर्विस देना। देन उसके बाद हमने NFS सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था कि नेटवर्क में फाइल हमने शेयर की थी। एंड देन आज हमें कॉन्फ़िगर करना है DHCP सर्वर। ओके, सो राइट डाउन कर लो, DHCP सर्वर किस लिए यूज होता है? टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस। ओके, सो DHCP server used to provide automatic IP configuration to client computers. Okay, so क्लाइंट सिस्टम को ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? DHCP सर्वर। ओके, सो DHCP सर्वर यूज करता है 2 पोर्ट नंबर। सो DHCP, चलो राइट डाउन कर लो, DHCP सर्वर यूज पोर्ट 67 एंड 68। दो पोर्ट नंबर यूज करता है 67 एंड 68। एक आपका सर्वर यूज करता है, एक क्लाइंट यूज करता है, इसलिए DHCP सर्वर को 2 पोर्ट नंबर की जरूरत है। ठीक है, ऑनलाइन वॉइस क्लियर है? चिन्मय, अद्वैत? ओके, राइट डाउन करके हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब सपोज आपने इसे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, तो जो क्लाइंट है, जैसे हमारे पास कुछ क्लाइंट है, जैसे इसे नाम देते हैं क्लाइंट 1। ओके, सो क्लाइंट 1, सेकेंड है हमारा क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ऐसे आपके पास क्लाइंट है। ठीक है, यानी थर्ड वाला क्लाइंट। अब मानते हैं कि सपोज जो हमारा क्लाइंट 1 है, इससे ऑटोमेटिक आईपी की ज़रूरत है। ओके, सो ये सर्च करेगा, सबसे पहले क्या करेगा? सर्च करेगा कि मुझे कोई ऑटोमेटिक आईपी देने वाला है या नहीं। तो ये सबके पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये रिक्वेस्ट इसके पास भी सेंड करेगा, इसके पास भी सेंड करेगा, देन इसके पास भी सेंड करेगा। ओके, मतलब कि इसे ऑटोमेटिक आईपी की ज़रूरत है क्लाइंट 1 को। तो ये हर एक सिस्टम को क्या करेगा? रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि तुम मुझे ऑटोमेटिक आईपी दे सकते हो या नहीं। ओके, बट देखो, जैसे क्लाइंट 2 या तो क्लाइंट 3 के पास इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, तो क्लाइंट 2 का जो फायरवॉल होगा, ये क्या करेगा? इसे बाहरी ब्लॉक करेगा, बिकॉज क्लाइंट 2 पे हम फायरवॉल में DHCP को अलाउ नहीं करेंगे। ओके, देन सेम क्लाइंट 3 का भी जो फायरवॉल होगा वो भी इसे बाहरी ब्लॉक करेगा। तो
तो इनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं जाएगी, मतलब क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट क्लाइंट 2 पे भी नहीं जाएगी एंड क्लाइंट 3 पे भी नहीं जाएगी। सो इसकी रिक्वेस्ट देखो DHCP सर्वर में हम मतलब कि ये जो सर्वर है इसमें हम अलाउ करेंगे DHCP को, तो फायरवॉल में ऐड करेंगे हम DHCP प्रोटोकॉल को, तो ये इसे अलाउ करेगा। तो क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, DHCP सर्वर के पास जाएगी। ओके, सो बाकी के जो भी सिस्टम है वहाँ पे हमें फायरवॉल में ऐड नहीं करना है DHCP को, हम ऐड करेंगे ओनली जिससे हमें सर्वर बनाना है तो उसके ऊपर ही हम ऐड करेंगे DHCP सर्वर को। ठीक है, सो अब देखो इसकी रिक्वेस्ट किसके पास गई, जो सर्वर है उसके पास। ठीक है, मतलब कि हमने DHCP सर्वर वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है कि मुझे कोई IP देने वाला है या नहीं। तो इसकी रिक्वेस्ट, इसने रिक्वेस्ट सर्वर के पास सेंड की, तो इसे बोला जाता है डिस्कवरी, डिस्कवर कर रहा है। ओके, सो डिस्कवर, तो डिस्कवर करते समय क्लाइंट यूज करता है पोर्ट नंबर 67। ओके, सो क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है कि मुझे कोई IP देने वाला है या नहीं। ओके, सो जब भी ये सर्च करता है तब यूज करता है पोर्ट नंबर 67। ओके, सो देखो अब क्लाइंट 1 की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, सपोज मानो कि जो DHCP सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके पास गई। ओके, देन इसके ऊपर आपका जो भी DHCP सर्वर होगा वो रिप्लाई करेगा। ओके, सो इसकी रिक्वेस्ट उसके मतलब DHCP सर्वर के पास गई तो सर्वर उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो सर्वर ने रिस्पॉन्स किया कि जो भी अवेलेबल IP था सर्वर के पास, तो इसने क्या किया, इसे वो IP ऑफर किया कि सपोज सर्वर ने बोला कि मेरे पास ए वाला IP अवेलेबल है, तुझे चाहे तो मैं दे सकता हूँ, मतलब इसने क्या किया, ऑफर किया ए वाला IP। तो जब भी सर्वर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है, ये डिपेंड है, अब जो पोर्ट नंबर हम मैं बता रही हूँ ये डिपेंड है कि सर्वर रिक्वेस्ट कर रहा है या तो रिस्पॉन्स दे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि सर्वर यूज करता है 67 एंड देन क्लाइंट यूज करता है 68, वो डिपेंड होता है वो सेंड कर रहा है या तो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, सो अभी के लिए सर्वर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब किसको ऑफर किया, क्लाइंट को। तो क्लाइंट को एक IP ऑफर किया है, मतलब जो भी अवेलेबल IP था तो उसने वो क्लाइंट को ऑफर किया, लाइक सपोज 192.168 देन 0.10 ए वाला IP उसके पास अवेलेबल है, तो उसने ऑफर किया है क्लाइंट 1 को। तो क्लाइंट 1 को बोला है ए वाला IP मेरे पास है, तुझे चाहे तो मुझे बता, मैं तुझे असाइन करके दे सकता हूँ। ठीक है, सो इसके ऊपर अगेन जो आपका DHCP सर्वर है तो उसने मतलब जो क्लाइंट है उसने रिप्लाई किया कि इसने क्या रिप्लाई किया, तूने जो मुझे लाइक IP ऑफर किया है वो वाला IP मुझे चाहिए। ओके, सो असाइन करके दे दो मुझे। सो जब भी क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है देन अगेन यूज करेगा पोर्ट नंबर 67। ठीक है, अब क्लाइंट ने क्या बोला कि जो IP तूने मुझे ऑफर किया है वो IP मुझे असाइन करके दो, तो क्लाइंट ने इसके पास रिक्वेस्ट की। ओके, सो रिक्वेस्ट करेगा देन अगेन यूज करेगा पोर्ट नंबर 67। देन अब इसने रिक्वेस्ट की कि वो वाला IP मुझे असाइन करके दे दो, देन अगेन इसके ऊपर रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई करेगा आपका DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर इसके ऊपर रिप्लाई करेगा कि जो भी IP इसने ऑफर किया था वो IP किसे असाइन करके देगा, क्लाइंट 1 को। ओके, सो बैकग्राउंड में कम्युनिकेशन होता है बट वो कम्युनिकेशन कुछ ही सेकंड में होता है, तो हमें जल्दी से पता नहीं चलता। ओके, सो इसे बोलो क्या, इसने एक्नॉलेजमेंट दिया या तो इसे हम असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो अगेन ये यूज करेगा पोर्ट नंबर 68। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे कि जब भी आपको कोई ऑटोमेटिक IP मिलता है तो DHCP सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है, ये बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, सो पहले तो क्लाइंट को IP की ज़रूरत है तो वो सर्च करता है कि मुझे कोई IP देने वाला है या नहीं। ओके, उससे बोला जाता है डिस्कवर कर रहा है। देन उसके बाद
अगेन ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई तो सर्वर इसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है कि मेरे पास जो भी अवेलेबल आईपी है तो मैं तुझे असाइन करके दे सकता हूँ। ओके, सो अगेन डीएचसीपी सर्वर यूज़ करेगा यहाँ पे पोर्ट नंबर 68। देन जैसे सपोज जो आईपी डीएचसीपी सर्वर ने ऑफर किया है, क्लाइंट को उसकी ज़रूरत है, तो क्लाइंट अगेन रिक्वेस्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर को कि तूने जो आईपी मुझे ऑफर किया है वो आईपी मुझे असाइन करके दे दो। ओके, सो देन डीएचसीपी सर्वर अगेन इसके ऊपर रिप्लाई करेगा, जो भी आईपी था उसे असाइन करके देगा, तो इस क्लाइंट को आईपी मिल जाएगा। तो जब भी आपको ऑटोमेटिक आईपी मिलता है तो बैकग्राउंड में ये प्रोसेस होती है। ओके, सो मैक्सिमम टाइम आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोरा प्रोसेस। एनीवन डोरा का फुल फॉर्म बता सकते हैं मुझे? क्विकली, डोरा का फुल फॉर्म करेक्ट, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। ओके, सो डोरा प्रोसेस मैक्सिमम टाइम आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो बोलना है द कम्युनिकेशन बिटवीन डीएचसीपी सर्वर एंड क्लाइंट टू असाइन ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस इज कॉल्ड एज अ डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होता है आपके डीएचसीपी सर्वर का क्लाइंट के साथ, किस लिए कम्युनिकेशन होता है? ऑटोमेटिक आईपी असाइन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? डोरा प्रोसेस। क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? यस, ऑनलाइन थ्योरी में क्लियर हो रहा है डीएचसीपी सर्वर? चलो क्विकली आंसर करना है, यस नो, हमें प्रैक्टिकल देखना है। थ्योरी क्लियर हुआ कि डीएचसीपी सर्वर का काम होता है क्लाइंट को ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करना। ओके, सो डीएचसीपी सर्वर यूज करता है पोर्ट नंबर 67 एंड 68। तो जो भी ऑटोमेटिक आईपी मिलता है क्लाइंट को, तब दोनों के बीच में लाइक क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में डोरा प्रोसेस होती है, मतलब कि ऑटोमेटिक आईपी असाइन करने के लिए डोरा प्रोसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। तो लाइक ए बैकग्राउंड वाली प्रोसेस, मतलब कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है या तो डिस्कवर करता है, ये सारा आपका बैकग्राउंड वाला है। ठीक है, अब हमें डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। तो देखो, अब इस वाले सर्वर को हमें क्या करना है? डीएचसीपी सर्वर बनाना है। तो जिससे भी आप डीएचसीपी सर्वर बना रहे हो तो उसका आईपी, सपोज हमने सर्वर को आईपी दिया है 192.168 एंड देन 0.2 सपोज /24। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कि आप डीएचसीपी सर्वर इससे बना रहे हो इस वाले सिस्टम को, तो इस वाले सिस्टम को आईपी क्या है? 192.168 देन 0.2, ये वाला आईपी है। ठीक है, तो जिससे भी डीएचसीपी सर्वर बना रहे हो तो उसका आईपी क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। ओके, सो कांस्टेंट, उसका आईपी चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो दूसरों को आईपी दे रहा है तो उसका खुद का आईपी क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम डीएचसीपी सर्वर बना रहे हैं, लाइक हमारा जो पहले से सर्वर है उसे ही हमें डीएचसीपी सर्वर बनाना है, तो इसका खुद का आईपी रहेगा 192.168 देन 0.2। देन उसके साथ यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते समय आपको ये बताना पड़ता है कि जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट को लाइक जो भी आईपी प्रोवाइड करनी है तो उसकी एक रेंज आपको डिफाइन करके रखनी पड़ती है। जैसे सपोज देखो कि मुझे क्लाइंट को देना है 192.168 देन 10 से लेके 192.168 सपोज 0.20 तक, ऐसे मैंने रेंज यहाँ पे लाइक डिसाइड करके रखी है डीएचसीपी सर्वर में। तो जो क्लाइंट 1 होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, तो सबसे पहले क्लाइंट 1 ने रिक्वेस्ट की तो उसे क्या आईपी मिलेगा? 192.168 देन 0.10। सेकेंड वाला जो क्लाइंट है आपका वो रिक्वेस्ट करेगा ऑटोमेटिक आईपी के लिए, तो उसे आईपी मिलेगा 11। देन थर्ड 12, ऐसे कहा था 20 तक। जैसे आपके पास सिस्टम है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रेंज सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सपोज ये आईपी क्लाइंट को मिला, ये आईपी भी कुछ ही टाइम के लिए होता है। ओके, मतलब कि परमानेंटली वो नहीं होता।
जैसे देखो रेंट पे दिया जाता है, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए आईपी आपको असाइन करके दिया जाता है, ठीक है। सो जैसे 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए, ओके। जैसे देखो यहाँ पे भी हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, तो हमारे विंडोज सिस्टम को भी एक आईपी मिला होगा। सो आते हैं सीएमडी पे। विंडोज में आईपी वेरीफाई करना आता है, यस। विंडो, यस, आईपी कॉन्फ़िग। देखो यहाँ पे तो आईपी दिखेगा, बट हमें डीएचसीपी की भी इंफॉर्मेशन देखनी है, ऑल डिटेल में इंफॉर्मेशन देखनी है। तो कमांड क्या लिखोगे, आईपी कॉन्फ़िग देन स्लैश ऑल, तो ये डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। तो डीएचसीपी सर्वर की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये डीएचसीपी सर्वर की इंफॉर्मेशन है। तो जो डीएचसीपी सर्वर है आपका, ओके, सो उसने आईपी क्या दिया है आपको, 192.168 देन 10.223, ये आईपी आपको दिया है। देन उसके बाद नीचे देखोगे लीज ऑब्टेन, लीज मतलब रेंट पे, ओके। सो देखो लीज ये आईपी कब मिला है, देन कौन से मतलब कौन से टाइम को मिला है, तो यहाँ पे दिया है। एंड एक्सपायर कब होगा, ओके। सो देखो कितने टाइम के लिए मिला ये आईपी, बता सकते हो मुझे? टाइम आपके सामने, चलो बताओ मुझे कितने टाइम के लिए हमें आईपी मिला है। कितने मिनट के लिए दिख रहा है आपको? मिला कब है, 12 बजकर 29 मिनट एंड देन 37 सेकेंड। एक्सपायर कब होगा, 1 1:30 बजे के आसपास। देखो 1 बजकर 23 मिनट देन 3 सेकेंड को आई पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इससे पकड़ोगे तो 52 या तो 53 मिनट तक आई पे आपके पास ही, ओके। मतलब कि 1 आवर के लिए इसे पकड़ते राउंड फिगर, तो 1 आवर के लिए आपको ये आईपी मिला है। जैसे 1 आवर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये आईपी एक तो आपको क्या किया जाएगा, रिन्यू करके दिया जाएगा, अदरवाइज आपको दूसरा आईपी असाइन करके दिया जाएगा, ओके। सो ये डीएचसीपी सर्वर बैकग्राउंड में काम कर लेगा। तो सेम हमें भी हमारा खुद का डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंज डिफाइन करनी है, एंड जिसे डीएचसीपी सर्वर बना रहे हैं उसे एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए, ठीक है। सो डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, लाइक यम इंस्टॉल देन डीएचसीपी हाइफन सर्वर, ए पैकेज चाहिए। देन उसके बाद इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। सो इसकी सर्विस है systemctl देन स्टार्ट, इसकी सर्विस का नाम है DHCPD, ओके। देन इनेबल करना है, ओके। देन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंज करना है, तो इसकी कॉन्फ़िग फाइल है /etc के इनसाइड DHCP के इनसाइड DHCPD.conf। इस फाइल में जाके आपको बताना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक आईपी सेट करने हैं, ओके। सो चलो प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो मैं सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ।
ठीक है। सो चलो टर्मिनल ओपन करती हूँ मैं। यहाँ पे पहले से मेरा यम सर्वर कॉन्फ़िगर है तो सीधा मैं पैकेज इंस्टॉल कर सकती हूँ। ठीक है। सो कमांड यूज़ करनी है यम इंस्टॉल, बिकॉज हमें पैकेज चाहिए। देन पैकेज का नाम है DHCP-server। यस करना है इसे इंस्टॉल। डन। ओके। सो अभी तक आपने जितने भी सर्वर देखे, ओके। सो जैसे पैकेज इंस्टॉल करते हो देन उसके बाद आप क्या काम करते हो कि सर्विस को स्टार्ट करना है, इनेबल करना है, ऐसे आप काम करते हो। यहाँ पे ट्राई करो सर्विस को स्टार्ट करने का। देन DHCPD तो ये एरर दे रहा है, देखो। ओनली एक DHCP सर्वर ऐसा है, जब तक आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करोगे तब तक आप सर्विस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो जाते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, देन DHCPD तो ये एरर दे रहा है, देखो। ओनली एक DHCP सर्वर ऐसा है, जब तक आप इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करोगे तब तक आप सर्विस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो जाते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड DHCP के इनसाइड DHCPD.conf एंटर फाइल होगी। सो मैं पहले डायरेक्टरी में जाती हूँ, देन फाइल को ओपन करती हूँ, देन DHCPD.conf। ओके। सो ये बोल रहा है कि DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल कि सी, यहाँ पे जाके देखो /usr share डॉक्यूमेंट ए वाला पाथ दिया है तो यहाँ पे जाके देखो। इसमें तो क्या है, ओनली 3 कमेंटेड लाइन दिख रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, उस फाइल को कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं तो बाहर आते। पाथ तो याद नहीं रहेगा इसलिए कैट से देख लेते। ETC के इनसाइड, ठीक है, DHCP के इनसाइड है तो DHCPD.conf। ठीक है, अब दिखा। सो कॉपी कर लेते CP-RB। अब इसे कॉपी करना है usr share doc, देन DHCP-server DHCPD.conf.example इसे पेस्ट करना है हमें DHCPD.conf में। देन यस और राइट करना है। वैसे भी हमारे इस फाइल में क्या है, 3 कमेंटेड लाइन है। डन। अब वेरीफाई करो VIM DHCPD.conf आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस करना है। सो नीचे आना है जहाँ पे आपको लाइन दिखेगी स्लाइटली डिफरेंट। सो और नीचे, ओके। सो ये वाली लाइन नंबर 46, ए स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन इंटरनल सबनेट। ओके, इस लाइन पे ये लाइन देखनी है आपको तो इस लाइन के नीचे आना है। ओके। सो इंसर्ट, यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अब हमारे सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, मतलब जिसे सर्वर बना रहे हैं उसका IP एड्रेस है 192.168.0.2। तो उस IP का नेटवर्क डालना है यहाँ पे, नेटवर्क ID। ओके, सबनेट मतलब नेटवर्क होता है यहाँ पे। सो 192.168.0.0। नेक्स्ट नेट मास्क मतलब कि सबनेट मास्क, तो उसका सबनेट मास्क है /24 तो 255.255.255.0। नेक्स्ट रेंज डिफाइन करनी है यहाँ पे, मतलब कहाँ से कहाँ तक IP देने। वैसे यहाँ पे दिया है 26 से लेके 30 तक। वैसे हमारे पास सिस्टम भी ज़्यादा नहीं है तो रहने देते हैं रेंज। ओनली हमारा IP मॉडिफाई करते हैं 192.168 देन 0.26, मतलब सबसे पहले वाला जो सिस्टम रिक्वेस्ट करेगा उसे IP मिल जाएगा 192.168 देन 0.26। अगेन सामना वाला मतलब आगे वाला भी मॉडिफाई कर लेते हैं 192.168 देन 0.30। नीचे आना है। नेक्स्ट राउटर एड्रेस, गेटवे आपको बताना है तो बता सकते हो, ये ऑप्शनल है। सो बता देते 192.168.0.1 एंड ब्रॉडकास्ट। सो हमारा जो IP उसका ब्रॉडकास्ट क्या है, एनीवन सीखने वाले। सो गए सब आज।
चलो अभी के लिए देखो यहाँ पे लीज टाइम कि जो भी आईपी आप क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे वो कितने टाइम के लिए रहेगा, 600 सेकेंड, मतलब कितने मिनट। चलो कैलकुलेट करके बताने जल्दी से। क्विकली आंसर मिलना चाहिए। 600 सेकेंड मीन्स कितने मिनट। प्रेजेंट हो ना। चलो बैकग्राउंड में आपने थंब दिया या बोला, मुझे मैसेज किया तो दिखेगा नहीं, इसलिए बोलो। नो रिस्पॉन्स, ठीक है, करो कैलकुलेट। राइट एंड क्विट फोर्सफुली। तो यहाँ पे मैंने 1 आवर के लिए आईपी सेट किया है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया, सर्विस को रिस्टार्ट करो, सिस्टम सीटीएल देन रिस्टार्ट। अब स्टार्ट इनेबल कर लो, पहले फेल हुआ था ना, देन डीएससीपीडी, सिस्टम सीटीएल इनेबल डीएससीपीडी, डन। ओके, सो हमने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, देन उसके बाद हमने इसे बताया है कि कौन सी रेंज देनी है, डन, यहाँ का काम हमारा हो गया। देन अब क्लाइंट के ऊपर क्या करना है, ओनली आपको ऑटोमेटिक आईपी लाइक एक कनेक्शन बनाना है, ऑटो कनेक्शन, एंड उसे ऑन करके देखना है हमारा डीएचसीपी सर्वर काम करता है या नहीं। ओके, सो मैं क्लाइंट को स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। सो क्लाइंट देन फ्रेश ओएस, इससे आईपी सेट नहीं होगा तो मैं इसे अगेन रिस्टोर करके फिर से स्टार्ट कर। डन, हमारा क्लाइंट स्टार्ट हुआ है, इसका वॉलपेपर चेंज कर दे तो समझ में आएगा ये हमारा क्लाइंट है। सो ठीक है, देन टर्मिनल एंड ऑटोमेटिक आईपी हमें स्टार्ट करना है। तो इसका नेटवर्क चेंज नहीं करना है, इंटरनल नेटवर्क ही रखना है। अगर आप रीच करोगे तो जो ये वाला वाईफाई विंडोज़ वाला ये आईपी देगा, इसलिए हमें इसका नेटवर्क चेंज नहीं करना। सो NMCLI कनेक्शन शो वेरीफाई करो तो आपका स्टैटिक वाला कनेक्शन चल रहा है, हमें ऑटोमेटिक वाला कनेक्शन स्टार्ट करना है। एक तो आप क्रिएट कर सकते हो या तो पहले से हमारे पास अवेलेबल है NP0 ES3, तो हम इससे ही ऑन करते। सो NMCLI कनेक्शन डाउन क्लाइंट, अगेन NMCLI कनेक्शन अप करना है NP0 ES3। ठीक है, सो देखो टाइम ले रहा है, इसका मीनिंग डोरा प्रोसेस हो रही है कि ये सर्च कर रहा है, देन उसके बाद इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। सक्सेसफुली हुआ, वेरीफाई करो IF कॉन्फिग, देन आईपी मिला है 192.168 देन 0.26, ऑटोमेटिक आईपी मिला है। सो किसने प्रोवाइड किया, तो हमने जो DHCP सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है इसने प्रोवाइड किया है। ओके, सो सर्विस का स्टेटस देखो, आपको दिखेगी डोरा प्रोसेस स्टेटस किसका, DHCPD। देन यहाँ पे
ऑफर, रिक्वेस्ट, डिस्कवर ऐसे कुछ दिख रहा है। एंड देन सबसे लास्ट में आपको एक्नॉलेज मिला। ओके, सो यहाँ पे जो दिख रहा है तो उसका मैक एड्रेस है। ओके, बिकॉज मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले करता है, मतलब वो बता रहा है इस वाले सिस्टम के साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा है, या तो इस वाला सिस्टम क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा था। ठीक है, सो ऐसे जब भी ऑटोमेटिक आईपी मिलता है तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में डोरा प्रोसेस होती है। देन अब देखो कि जैसे आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है, अब रेंज आपने सेट किए लाइक 26 से लेके 30 तक। अब सबसे पहले वाला क्लाइंट ये आज सबसे पहले गया, इसने सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड की, तो इसे आईपी कितना मिलेगा 26। सेकेंड वाला आईपी इसके बाद गया तो उसे 27, थर्ड वाला इसके बाद गया तो 28, ऐसे आईपी मिलेगा। देन कल एक अगर लेट गया, ठीक है, मतलब क्लाइंट 2 ने सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड की तो उसे आईपी कौन सा असाइन किया जाएगा, 26 वाला, मतलब जो पहले जाएगा उसे ही वो आईपी मिलेगा। ओके, जो लेट जाएगा उसके हिसाब से जो भी अवेलेबल होगा वो उसे असाइन करके दिया जाएगा। बट आप चाहते हो कि लाइक क्लाइंट 1 सबसे फर्स्ट जाए या तो सबसे लेट जाए, इसे तो ऑलवेज कौन सा आईपी मिलना चाहिए, 28। सपोज मैं चाहती हूँ 192.168 देन 0.28 आईपी से मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो आप भी लाइक ट्रेन से जाना है, ओके, या तो बस से जाना है तो रिजर्वेशन करते हो, अपनी सीट को बुक करके रखते हो, तो आप कभी भी जाओगे तो वो सीट आपके लिए अवेलेबल है। सेम यहाँ पे हमें आईपी का क्या करना है, रिजर्वेशन करना है। सो क्लाइंट 1 हम चाहते हैं कि ये कभी भी जाए, सबसे लेट जाए या तो सबसे पहले जाए, तो इसे ऑलवेज आईपी मिलना चाहिए 192.168.0.28। ओके, सो जो रिजर्वेशन होता है वो यूजिंग मैक एड्रेस से होता है, बिकॉज मैक एड्रेस एक परमानेंट वाला एड्रेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, सो देख लेते हम इसे क्लाइंट का रिजर्वेशन करना है तो इसका मैक एड्रेस देखो, यहाँ पे जो एड्रेस दिखता है वो होता है मैक एड्रेस, तो इसका मैक एड्रेस है 0800275627D5। ठीक है, सो आते इस वाले सिस्टम पे। अगेन हमें जाना है DHCP के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। सो भी आया DHCPD.conf, देन यहाँ पे आना है, नीचे जाओ। ठीक है, सो लाइन नंबर सपोज 75 इंसर्ट करना है, एडिट करना है, तो हमें रेड हैट सिस्टम को आईपी देना है। यहाँ पे नाम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने रेड हैट दिया, देन मैक एड्रेस बताना है, सो 2756, देन अगेन 27 एंड देन D5, ऐसे सपोज मैक एड्रेस है। देन नीचे फिक्स एड्रेस, तो हमें फिक्स एड्रेस देना है उसे 192.168 देन 0.28। हम चाहते हैं कि वो कभी भी चाहे, उसे ऑलवेज आईपी मिलना चाहिए 192.168 देन 0.28। एस्केप, शिफ्ट कोलर, राइट एंड क्विट फोर्सफुली। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, सर्विस को रिस्टार्ट करो, सिस्टम सीरियल रिस्टार्ट DHCPD। ओके, देन अब क्लाइंट के ऊपर जाना है, कनेक्शन को डाउन करके अप करो। सो क्लियर NMCLI कनेक्शन शो, NMCLI कनेक्शन डाउन, देन ENP0 S3। अगेन NMCLI कनेक्शन अप करना है, ENP0 S3। देन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसका मीनिंग डोरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट है। डन एंड वेरीफाई करो आईपी, IF कॉन्फिग। सो देखो आईपी मिला 192.168 देन 0.28। अब हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट 1, एक कभी भी जाए, सबसे पहले गया तो भी उसे यही आईपी मिलेगा, सबसे लेट गया तभी भी उसे यही आईपी मिलेगा, बिकॉज हमने क्या किया है, आईपी का रिजर्वेशन किया है। तो यहाँ पे आपको आईपी का रिजर्वेशन करना है, देन यूज़ करना है मैक एड्रेस।
ये जो ईथर नाम से होता है ये मैक एड्रेस होता है, ठीक है। सो मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, इसलिए हम जो रिजर्वेशन करते हैं यूजिंग मैक एड्रेस, ठीक है। सो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना आ जाएगा। तो DHCP सर्वर वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस वाला टॉपिक है, ओके। देन DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, उसका जो यूज है ये पता होना चाहिए। एंड मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको व्हाट इज डोरा प्रोसेस, तो डोरा प्रोसेस बतानी आनी चाहिए। एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम आपको याद होना चाहिए, ओके। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड DHCP के इनसाइड dhcpd.conf, ओके डन। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन? यस। डोरा प्रोसेस काय हर्ष? Okay, डोरा प्रोसेस। So the communication between DHCP server and client to assign automatic IP address is called as a DORA process. दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बट किसके लिए कम्युनिकेशन होता है? टू असाइन ऑटोमेटिक IP एड्रेस। डन हो गई राइट डाउन करके या अगेन बताऊं? ओके ठीक है। सो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन DHCP सर्वर रिलेटेड? नो क्वेश्चन? ओके निशा? ओके सो मैक्सिमम टाइम आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, भले आउट ऑफ सिलेबस से, ओके बट ऐसे पकड़ो सिलेबस में टॉपिक है तो ये टॉपिक आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सो कंपनी में अगर यूज़ होता है, किसी कभी ज़रूरत पड़ी आपको कॉन्फ़िगर करने की, ओके सो यहाँ पे आपको DHCP सर्वर आना चाहिए, ओके सो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखना है हमें। सो लास्ट सेशन में हमने SE लिनक्स देखा था, लाइक बेसिक वाला। सो मुझे बता सकते हो SE लिनक्स के मोड कितने मोड है? थ्री मोड्स कौन से एनफोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल। करेक्ट, इन्फोर्सिंग, परमिसिव एंड डिसेबल। तो इन्फोर्सिंग मोड पे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है SE लिनक्स? लेबल के बाद जाना नहीं होता। लेबल के बाद जाना नहीं होता। करेक्ट, आपके पास लेबल है तो ही इनसाइड आने देगा, अदरवाइज बाहर ही ब्लॉक करेगा, ओके। सो परमिसिव पे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? ओके करेक्ट। सो जाने देगा, ओनली क्या करेगा? आपके लॉग को स्टोर करके रखेगा। एंड देन डिसेबल पे आपकी SE लिनक्स क्या होती है? लोड ही नहीं होती, मतलब काम ही नहीं करेगी। जैसे किसी भी फोल्डर को लेबल के हिसाब वेरीफाई करती थी, बट अभी ये वेरीफाई नहीं करेगी बिकॉज आपकी SE लिनक्स टोटली ऑफ होगी, ठीक है। अब देखो कल हमने ये देखा था कि लाइक टेम्पररी मोड कैसे सेट करना है SE लिनक्स का, परमानेंटली मोड कैसे सेट करना है, ये हमने सीखा था। अब हमें थोड़ा सा एडवांस देखना है कि हमें लेबल सेट करना सीखना है, ओके। सो आते टर्मिनल पे, देन जैसे हम सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है कि हमारा प्लान है कि सपोज एक डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करनी है MKDR, जैसे मैंने एक पुणे नाम की डायरेक्टरी बनाई, ओके। तो स्लैश के इनसाइड जितनी भी डायरेक्टरी है, हर एक डायरेक्टरी को लेबल अलग है, ओके। अब पुणे है तो पुणे का लेबल अलग होगा, ओके। देन पुणे के इनसाइड जो बनाओगे तो पुणे को जो लेबल होता है वही लेबल चाइल्ड को अप्लाई होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम पुणे डायरेक्टरी का लेबल वेरीफाई करते हैं। तो ls-ld कैपिटल Z देन स्लैश पुणे। देखो यहाँ पे कि पुणे को लेबल क्या मिला है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी, ये वाला लेबल मिला है, ठीक है। देन अब हमें पुणे के इनसाइड एक फाइल बनानी है। जैसे देखो यम के एक फाइल बनाते टच स्लैश पुणे के इनसाइड, मैंने फाइल को नाम दिया लाइक red.txt। देन और एक फाइल बनाते स्लैश पुणे के इनसाइड सपोज node.txt। दो फाइल बनाई मैंने, ठीक है। अब red.txt का भी लेबल वेरीफाई करो, ls-ld कैपिटल Z लेबल वेरीफाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है कैपिटल Z, तो डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन शो करेगा। सो हमें देखनी है red.txt का लेबल। तो देखो इससे भी लेबल क्या मिला है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी, मतलब कि पुणे के इनसाइड कुछ भी क्रिएट करोगे तो उसे लेबल मिलेगा डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी, ठीक है। अब जैसे आपने कल एक लाइक जैसे देखो अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, ओके, मतलब कि इंस्टॉल किया था, उसके आपको होम डायरेक्टरी मिली थी स्लैश var www देन html, ओके। सो इसके इनसाइड जो भी डालोगे लाइक आपने एपस्ट्रीम डाला था एंड बेस ओएस डाला था अभी के लिए, ठीक है। सो अपाचे सर्वर हम मैक्सिमम यूज करते हैं वेबसाइट होस्टिंग के लिए, ओके। जैसे आपको var www html देन उसके इनसाइड कोई वेबसाइट डालनी है तो आप वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज करते हो अपाचे सर्वर, जो कि इसके इनसाइड कौन सी भी वेबसाइट डालोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, क्लाइंट के साथ शेयर होती है, ठीक है। तो हमारा प्लान है कि सबसे पहले हमें इस var www html डायरेक्टरी का लेबल वेरीफाई करना है, बिकॉज हमारे पास वो डायरेक्टरी है, कल हमने यम सर्वर को कॉन्फ़िगर किया था। तो वेरीफाई करो ls-ld कैपिटल Z स्लैश var www देन html। तो इससे लेबल क्या मिला है, अलग लेबल है। देखो आपके पुणे डायरेक्टरी को अलग है, पुणे के इनसाइड जो भी बना है उसका लेबल जो पुणे को लेबल है वही मिला। देन httpd अंडरस्कोर sys अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर टी, ये किसका लेबल है, हमारे var के इनसाइड www के इनसाइड है html डायरेक्टरी, तो ये अपाचे सर्वर की डायरेक्टरी है, तो उसे httpd का लेबल मिला है। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट को विजिट करना है तो आपके पास होता है लेबल httpd का। देन आप ट्राई कर रहे हो पुणे में जाने का तो आप नहीं जा सकते बिकॉज आपके पास ए वाला लेबल है, तो आपके पास डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी नहीं है, ठीक है, तो लेबल अलग है। तो यहाँ पे अगर आपके यसी लिनक्स का मोड इन्फोसिंग सेट है तो यसी लिनक्स उसे स्ट्रिक्टली डिनाई करती है, ठीक है। तो करंटली देखो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल है पुणे के इनसाइड, एक red.txt है, दूसरी node.txt है। अब मेरा प्लान है कि मुझे red.txt को क्या करना है, कॉपी करना है एंड पेस्ट कहाँ पे करना है, var www html के इनसाइड, ओके। सो cp-rbm देन जो पुणे के इनसाइड है red.txt इसे कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है मुझे स्लैश var www देन html के इनसाइड डाल दिया, ओके। सो देख लो ls var www देन html के इनसाइड, तो एक फाइल मिलेगी आपको red.txt। अब पहले तो हमने यहाँ पे पुणे के इनसाइड इसका लेबल वेरीफाई किया था, तो इसका लेबल क्या है, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। अब एक red.txt आपने कहाँ पे डाली है, var www html के इनसाइड, अब इसका लेबल वेरीफाई करो। सो ls-ld कैपिटल Z देन सपोज स्लैश var के इनसाइड www देन html के इनसाइड है हमारी red.txt, एंटर। सो देखो red.txt का लेबल क्या शो हो रहा है यहाँ पे, httpd अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर टी, ये लेबल मिला है। अब हमारे पास पुणे में और एक फाइल है node.txt, तो इसका भी लेबल वेरीफाई करो, ठीक है। ls-ld कैपिटल Z पुणे के इनसाइड है हमारी node.txt, एंटर।
सो लेबल इज ए डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। देन अब रेड डॉट टीएक्सटी को आपने क्या किया था, कॉपी किया था। अब नोट डॉट टीएक्सटी को क्या करो, कट पेस्ट करना है, पुणे से कट करना है एंड पेस्ट करना है वेयर www.html के इनसाइड। सो कर लो mv, देन पुणे के इनसाइड जो हमारी नोट डॉट टीएक्सटी है इसे कट करना है एंड पेस्ट करना है वेयर www देन html के इनसाइड। एंटर एंड वेरीफाई करो तो ls/var www देन html के इनसाइड अब दो फाइल होगी, एक नोट डॉट टीएक्सटी है एंड एक रेड डॉट टीएक्सटी है। अब नोट डॉट टीएक्सटी का लेबल अगेन वेरीफाई करो, पुणे में उसका लेबल था डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। सो var देन www देन html, इसके इनसाइड है नोट डॉट टीएक्सटी। सो एंटर, नोट डॉट टीएक्सटी को हमने कट पेस्ट किया है। जस्ट मिनट, मैं वेरीफाई करती हूँ पुणे के इनसाइड। यस ठीक है, नोट डॉट टीएक्सटी को हमने कट पेस्ट किया एंड रेड डॉट टीएक्सटी को कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आप पुणे में थे, ओके, सो पुणे में आपकी नोट डॉट टीएक्सटी थी तो इसका लेबल क्या था, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। देखो यहाँ पे अगेन आपने इसे कट करके पेस्ट किया है वायर www.html की इनसाइड एंड अगेन हमने लेबल वेरीफाई किया तो अभी भी लेबल क्या शो हो रहा है आपको, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। बट पहले वाली देखो रेड वाली को आपने कॉपी किया था, कॉपी करके कहाँ पे डाला है, वायर www.html की इनसाइड। पुणे में इसका लेबल क्या था, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। बट जैसे आपने यहाँ पे वायर www.html की इनसाइड डाली तो इसका लेबल क्या आया है, httpd_sys_content_t। ओके, मतलब कॉपी पेस्ट करने पे क्या हुआ कि पुणे के इनसाइड जो रेड डॉट टेक्स्ट थी उसकी एक कॉपी जनरेट हो गई, वायर www.html में पेस्ट हो गई, तो लेबल के साथ कॉपी नहीं हुई। ओके, सो जैसे आपने कट पेस्ट किया तो कट पेस्ट का मीनिंग होता है जैसे वो पुणे में थी वैसे ही उसी कंडीशन पे वो क्या हो गई, कट हो गई एंड पेस्ट कहाँ पे हो गई, वायर www देन html के इनसाइड। सो लेबल के साथ कट हो गई। तो जब भी आप कट पेस्ट करते हो तो मैक्सिमम टाइम ये प्रॉब्लम आपको आता है कि उसका लेबल पुराना वाला ही होता है। कॉपी पेस्ट करते हो तो जो फाइल मतलब आपने कॉपी किए तो उसका पहले वाला लोकेशन मतलब लेबल छोड़ देती है, जैसे न्यू डायरेक्टरी में जाती है तो उसको उसी डायरेक्टरी का लेबल क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, सो अब देखो कि हमारे पास लाइक एक वायर www देन html डायरेक्टरी है, इसे लेबल है लाइक httpd वाला देन html। एंटर, देखो httpd_sys_content_t। तो हमारा प्लान है कि ये वाला लेबल हमें किसे सेट करना है, पुणे डायरेक्टरी को सेट करना है। ठीक है, तो हमें लेबल सेट करना सीखना है। सबसे पहले हम यूज करते हैं टेम्पररी वाली कमांड। ओके, सो टेम्पररी हमें लेबल चेंज करना है तो कमांड यूज करोगे chcon, कॉन मतलब कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मीनिंग होता है लेबल, chcon देन -t, टी मतलब कौन से टाइप का लेबल है। सो हमारा लेबल है httpd_sys_content_t एंड देन किससे सेट करना है हमें, पुणे को। एंटर एंड वेरीफाई करो, ls-ld कैपिटल Z देन पुणे का लेबल देखो चेंज हुआ है, पहले डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी था बट अभी क्या हुआ है, httpd_sys_content_t, ये लेबल इसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये कमांड चलाई, जैसे बाकी वाली आपने सर्विसेज देखी है तो वो सर्विस कब चेंज होती है, जब आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाए तब ये सर्विस चेंज होती है आपकी। बट एक ESC लिनक्स ऐसी सर्विस है जो कि आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होने पे या तो रिबूट होने पे चेंज नहीं होती। तो ये चेंज कब होती है, जब इसके लेबल को किसी ने रिस्टोर किया देन ये चेंज होती है।
ओके, जैसे देखो आप पासवर्ड रिसेट कर रहे थे तब आपने एक कमांड चला दी थी, टच स्लैश डॉट एटो रीलेबल। सो इसका मीनिंग था कि आपने इसी लिनक्स को बोला था अपने लेबल चेंज करो। अगर ऐसा किसी ने काम किया तो पुणे वाला लेबल चेंज हो जाएगा। या तो रिस्टोर वाली कमांड चला दी तो रिस्टोर कॉन मतलब रिस्टोर कंटेक्स्ट हाइफन आरवी, देन सपोज पुणे, ऐसी कमांड चला दी तो पुणे को बैक फिर से डिफॉल्ट वाला लेबल आएगा। देखो यहाँ पे दिया है री लेबल स्लैश पुणे फ्रॉम, जो लेबल उसे मिला था तो अब फिर से कौन सा सेट किया है, उसका पुराना वाला। वेरीफाई करना है तो कर लो, ls-ld कैपिटल Z स्लैश पुणे, पुणे का लेबल फिर से कौन सा आ गया, डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी। ठीक है, अभी के लिए तो सपोज हमने ये लेबल अप्लाई किया था पुणे को, ऐसे मानो पुणे की इनसाइड 100 फाइल है या तो 100 डायरेक्टरी है तो उसके लेबल चेंज नहीं होंगे। जैसे अगेन मैं कमांड चला देती हूँ, जैसे पुणे के ऊपर मैंने कमांड चला दी तो पुणे का लेबल चेंज हुआ। ठीक है, सब पुणे के इनसाइड एक फाइल भी प्रेजेंट है, देन ls पुणे, इसका लेबल वेरीफाई करो तो ls-ld कैपिटल Z स्लैश पुणे, पुणे के इनसाइड है red.txt, एंटर, देन वेरीफाई। सो red.txt को लेबल है डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी, पुणे का लेबल क्या है httpd_sys_content_t, मतलब ये वाली फाइल आपके पुणे में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऐसे मानो कि आपके पास 100 फाइल है, देन 100 डायरेक्टरीज है, तो उनके लेबल आपको अभी के लिए तो मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। 100 फाइल के ऊपर 100 टाइम कमांड चलानी पड़ेगी, देन ये टेम्पररी लेबल उनका चेंज करना पड़ेगा। एंड किसी ने रिस्टोर पॉइंट चला दिया तो अगेन पुणे का लेबल चला जाएगा। ठीक है, जैसे रिस्टोर कॉन -rv एंड देन पुणे, अगेन पुणे को बैक पुराना वाला लेबल मिल जाएगा। अब हमें परमानेंट लेबल सेट करना है। जो chcoन कमांड आप यूज करते हो ये टेम्पररी लेबल सेट करने के लिए। टेम्पररी का मीनिंग किसी ने लेबल को रिस्टोर किया तो वो लेबल आपके चले जाएंगे, उस डायरेक्टरी को फिर से बैक पुराने लेबल आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें टेम्पररी नहीं, अब हमें परमानेंटली लेबल सेट करना है। तो परमानेंटली लेबल सेट करने के लिए कमांड यूज करोगे yesi लिनक्स मैनेज। ओके, सो फाइल कंटेक्स्ट, देन ऐड करना है लेबल। कौन से टाइप का लेबल है तो लेबल देना है हमें httpd_sys_content_t, ये वाला लेबल देना है। किसे देना है, पुणे को, ओनली पुणे को होगा। बट हम चाहते हैं पुणे के इनसाइड जितनी भी फाइल है, जितनी भी डायरेक्टरी, उनको भी ये लेबल सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखो स्लैश पुणे, पुणे के इनसाइड जो भी डेटा है, ओके, मतलब कि ऑल, एंड वो डेटा कौन से भी टाइप का हो तो उसे लेबल सेट होना चाहिए। सो यहाँ पे इसका सिंटैक्स ऐसे लिखोगे, देन सिंपल ब्रैकेट स्लैश डॉट स्टार ब्रैकेट कंप्लीट क्वेश्चन मार्क, ओके, देन एंटर। ठीक है, एंड जब भी आप परमानेंट लेबल सेट करते हो, एक कमांड चलाने के बाद कंपलसरी आपको रिस्टोर वाली कमांड चलानी, तभी आपको चेंजेस मिलेंगे। रिस्टोर कॉन देन -rv, ओनली ऐसी मैनेज कमांड चलाई तो आपको पुणे का लेबल पुराना वाला ही दिखेगा, एंड देन ओनली पुणे के ऊपर चलाया तो भी ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है री लेबल, पुणे का लेबल चेंज किया है, पहले डिफॉल्ट अंडरस्कोर टी था, अब क्या है httpd_sys_content_t। देन सेम पुणे की इनसाइड जो फाइल है देखो उसका भी लेबल चेंज हुआ। अगर पुणे की इनसाइड 10 फाइल होती तो 10 फाइल का लेबल चेंज हो जाता। ठीक है, अब वेरीफाई करोगे तो ls-ld कैपिटल Z, पुणे का लेबल परमानेंटली सेट हुआ। किसी ने रिस्टोर पॉइंट चला दिया तभी भी पुणे का लेबल नहीं जाएगा, बिकॉज पुणे को हमने लेबल सेट किया है परमानेंटली। आपने परमानेंटली लेबल सेट किया, आप चाहते हो कि ये परमानेंट वाला लेबल मुझे हटाना है, सो यहाँ पे कमांड यूज करोगे yesi मैनेज, देन फाइल कंटेक्स्ट -d, रिमूव करना है लेबल इसका, पुणे का। आई थिंक फाइल कंटेक्स्ट नहीं होगा, सो yesi मैनेज -d
ऑप्शन है इसका एसी मैनेज फाइल कंटेक्स्ट। वेरीफाई कर लेते हैं बिकॉज ये ऑप्शन बहुत दिन हो गए मैंने यूज़ किया है। सो देखो यहाँ पे एससी लिनक्स का जो नोट्स है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस भी मिलेगा, ओके, बिकॉज आपको लाइक पढ़ना है तो इस नोट्स में मैंने एक्स्ट्रा भी चीज़ें डाल दी है तो आप रीड कर लो, ठीक है। सो एससी लिनक्स क्या, एससी लिनक्स क्या है, ओके। सो इसके मोड ये भी हमने डिस्कस किए, हर एक मोड का मीनिंग पता है। गेट इन्फो एससी लिनक्स का स्टेटस देखना है तो एससी स्टेटस यूज़ करना है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी इसकी पता है आपको, जहाँ पे आपको परमानेंटली मोड चेंज करना है। नीचे जाओगे तो फाइल का लेबल कैसे वेरीफाई करना है तो यहाँ पे ये दिया है तो वो चेक कर सकते हो आप। हर एक स्लैश के इंसर्ट जो भी डायरेक्टरी है तो उसका लेबल वेरीफाई करके देखो तो आपको हर एक डायरेक्टरी का लेबल अलग दिखेगा, ओके। देन जैसे सपोज वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो उसका भी लेबल, जैसे हमने var www.html का लेबल चेक किया, सो वैसे इसके इनसाइड कोई वेबसाइट आपने डाली तो उसका भी लेबल आप वेरीफाई कर सकते हो। देन और नीचे जाओगे सो यहाँ पे देखो टेम्पररी लेबल सेट करना है तो chmod कमांड यूज़ करनी है। नीचे जाओगे देन किसी ने रिस्टोर किया तो जो टेम्पररी लेबल आपने सेट किया था वो लेबल रिमूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे परमानेंट लेबल सेट करना है आपको, तो परमानेंट लेबल सेट करने के लिए कमांड यूज़ करोगे एससी मैनेज फाइल कंटेक्स्ट एंड देन यहाँ पे हाइफन ए ऐड करना है, हाइफन टी जो भी टाइप का लेबल है, ठीक है। देन अब हमारा प्लान है कि इस लेबल को हमें रिमूव करना है तो यस हमने ओनली पुणे के ऊपर अप्लाई किया था तो सेट करते समय हमें पुणे के इनसाइड जो भी फाइल है उसके ऊपर भी अप्लाई किया था, ठीक है। सो एससी मैनेज देन फाइल कंटेक्स्ट हाइफन डी एंड देन प्रॉपरली वो लिखना है जो आपने लिखा था, ठीक है। सो यूज़ कर लेते एससी मैनेज फाइल कंटेक्स्ट देन हाइफन डी। सो हमने लिखा था पुणे, पुणे के इनसाइड कुछ भी हो, ओके, मतलब कि जो भी डेटा है ऑल, देन कौन से भी टाइप का हो सबका लेबल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे रिमूव करना है। देन एक कमांड चलाने के बाद कंपलसरी कमांड चलानी है रिस्टोर ऑन हाइफन आरबी एंड देन पुणे, यहाँ पे ओनली पुणे के ऊपर अप्लाई किया तो भी चलेगा। देखो इसने री लेबल किया, पुणे का लेबल क्या था httpd_sys_content_t, तो अगेन बैक आया है पुराना लेबल default_t। सेम red.txt को भी लेबल क्या था httpd वाला, अब अगेन चेंज हुआ है तो अब कौन सा सेट हुआ है default_t, ठीक है। तो दो कमांड आपको याद रखनी है, एक तो परमानेंट लेबल सेट करना है या तो टेम्परेरी, सबसे पहले टेम्परेरी करना है तो लाइक अभी के लिए कुछ काम करके देखना है तो आप टेम्पररी लेबल चेंज कर सकते हो। लेबल चेंज करना जरूरी है बिकॉज हर टाइम आप लाइक एससी लिनक्स का मोड चेंज नहीं कर सकते। वैसे तो परमिसिव पे डाला तो टेम्पररी आपका काम हो जाएगा बट वो सिक्योरिटी ब्रेक हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए हमें परमिसिव पे नहीं डालना है, हमारे एससी लिनक्स का मोड रखना इन्फोसिंग, बिकॉज इन्फोसिंग मोड पे एससी लिनक्स स्ट्रिक्टली सबको ब्लॉक करती है, ओके। सो कमांड यूज करो chmod देन हाइफन टी, कौन से टाइप का लेबल है वो लेबल बताना है आपको एंड जिस भी डायरेक्टरी को सेट करना है वो बताना है। नेक्स्ट परमानेंट लेबल सेट करना है, देन कमांड यूज करनी है एससी मैनेज फाइल कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मीनिंग होता है लेबल, ऐड करना है जिस भी टाइप का लेबल है। जैसे सर्वर में जाओगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको लेबल मिल जाता है, ओके, कौन सा लेबल है कौन से सर्वर के रिलेटेड। सो ये हमें वेरीफाई करना पड़ता है। देन ये कमांड यूज करोगे परमानेंट लेबल सेट करने के लिए, बट इसके बाद कंपलसरी कमांड चलानी है रिस्टोर ऑन, तभी आपको ये सारा जो चेंजेस आपने किया है वो विजिबल होंगे, अदरवाइज इस कमांड से चेंजेस विजिबल नहीं होंगे। ये कमांड चलाने के बाद ही पुराने वाले लेबल चेंज होके जो न्यू वाले लेबल आपने दिए वो मिल जाते, ठीक है। बट chmod कमांड चलाने के बाद एक कमांड नहीं चलानी, जैसे आपको वेरीफाई करना है तो chmod कमांड चलाई देन लेबल वेरीफाई करो आपका लेबल चेंज मिल जाएगा, बट रिस्टोर किसने किया अगेन पुराना वाला लेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ही हमने देखा है कि लेबल सेट करना,
वैसे तो इजी लिनक्स जितना डीप में पढ़ोगे उतना डीप में, ओके, बट जितना हमें यहाँ पे जरूरी है उतना हमने समझा है, ओके। सो क्लियर है यहाँ तक? यस, Yes, ma'am. ओके, देन अदर्स डन, ओके। हर्ष, है या सो गए? ओके, ठीक है। सो देखो कि हमने लास्ट सेशन एक टॉपिक देखा था एनएफएस सर्वर, याद है? कल ही देखा था। एनएफएस सर्वर देख, यस, एनएफएस सर्वर का यूज बता सकते हो मुझे? फाइल शेयर टू मल्टीपल क्लाइंट्स। ओके, सो नेटवर्क में फाइल शेयर करना है, देन यूज करते हो आप एनएफएस सर्वर। तो एनएफएस सर्वर मैंने बोला था आपको कि एनएफएस से अगर कोई डेटा शेयर करना है आपको, तो लाइक डायरेक्टरी शेयर करने है, तो उस डायरेक्टरी को फुल परमिशन होनी चाहिए, तभी आप एनएफएस से वो डेटा क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ओके। एंड दूसरा, एनएफएस ओनली क्या करता है कि लिनक्स होस्ट के साथ ही शेयरिंग करता है, विंडोज के साथ वो शेयरिंग नहीं करता, ठीक है। सो नेक्स्ट सर्वर हमें देखना है, तो अभी के लिए हमने कॉन्फ़िगर किया है डीएचसीपी सर्वर। तो नेक्स्ट वाला सर्वर है हमारा सांबा सर्वर। तो सांबा सर्वर देखो, सबसे पहले जो एनएफएस काम करता है, सेम काम कौन करता है, सांबा सर्वर। जैसे एनएफएस नेटवर्क में फाइल शेयर करता है, सांबा भी वही काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो एनएफएस है वो सिक्योरिटी के साथ आपका डेटा को शेयर नहीं करता, तो सांबा क्या करता है, सिक्योरिटी के साथ डेटा को शेयर करता है, ओके। देन एनएफएस ओनली लिनक्स होस्ट को ही शेयरिंग करता है, मतलब उसी सिस्टम के साथ वो शेयर कर सकता है, विंडोज के साथ वो शेयरिंग नहीं करता। सांबा सामने वाला सिस्टम लिनक्स हो या तो विंडोज हो, तो भी डेटा को शेयर करता है, ओके। सो यही चेंज है, बाकी अदर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सांबा सिक्योरिटी के साथ डेटा को शेयर करेगा, साथ में विंडोज को भी शेयरिंग करता है। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है सांबा सर्वर। तो सांबा सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको पैकेज की ज़रूरत है, एसएमबी एंड एनएमबी पैकेज, ओके। सो सांबा हाइफन कॉमन, इसकी सर्विस है एसएमबी एंड एनएमबी। देन पैकेज है सांबा हाइफन कॉमन, सांबा हाइफन क्लाइंट, ये वाले पैकेजेस आपको चाहिए, ओके। एंड देन एक सांबा, सांबा के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो नोट्स में जाके नोट्स राइट डाउन करनी है आपको, ठीक है। देन पैकेज चाहिए हमें सांबा, सांबा हाइफन कॉमन एंड सांबा हाइफन क्लाइंट, 3 पैकेजेस की आपको ज़रूरत है, ओके। देन उसके बाद पैकेज इंस्टॉल होने के बाद सर्विस को स्टार्ट करना है, तो इसकी 2 सर्विस है, एसएमबी एंड एनएमबी। सो सेम स्टेप, स्टार्ट करना है, इनेबल करना है, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, चलो वेरीफाई करते हैं। इससे पहले हमने डीएचसीपी को फायरवॉल में ऐड किया था, यस, वेरीफाई किया आपने? डीएचसीपी को क्या हमने फायरवॉल में ऐड किया था? यस, नो, क्विकली वेरीफाई करो। फायरवॉल, फायरवॉल हाइफन सीएमडी, नेक्स्ट डबल हाइफन गेट हाइफन, यस, चलो कमांड डिफॉल्ट, वो तो हमें जोन की लिस्ट मिल जाएगी ना, जोन उसका नाम मिल जाएगा पब्लिक, इसकी सर्विसेज देखनी है मुझे। फायरवॉल हाइफन सीएमडी डबल हाइफन गेट हाइफन, क्या थी सर्विस उसका नेम, ठीक है, चलो डबल हाइफन लिस्ट कर, लिस्ट हाइफन ऑल हाइफन जोन। देखो यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक में आपका डीएचसीपी पहले से ऐड था, ओके।
सो इसलिए यहाँ पे DHCP को एक्सेस मिला, मतलब कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की तो उसे सक्सेसफुली क्या मिला है, वो एक्सेस मिला। अदरवाइज यहाँ पे फायरवॉल आपको ब्लॉक करता, ठीक है, तो आपको कमांड चलानी पड़ती फायरवॉल -cmd _permanent and _add -service, ओके, देन DHCP, ये आपको ऐड करना पड़ता। देन अदरवाइज ऐड नहीं किया तो आपका फायरवॉल क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। सो ये स्टेप मिस नहीं करना है। चलो नेक्स्ट हमें कॉन्फ़िगर करना है सांबा के पैकेज हमें इंस्टॉल करने हैं। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आप यम यूज़ करो या तो DNF, दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकली सेम है। तो DNF इंस्टॉल सांबा, देन सांबा -common एंड सांबा -client, एंटर। तो ये पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं। चलो डन, पैकेजेस इंस्टॉल हुए। देन उसके बाद सर्विस को स्टार्ट करना है, systemctl देन स्टार्ट, इसकी सर्विस है SMB एंड NMB, systemctl इनेबल देन SMB NMB, एंटर। अब फायरवॉल में ऐड करना है, तो फायरवॉल में ऐड करना अभी के लिए हम छोड़ देते, देखते क्या लाइक एरर देता है या तो क्या बोलता है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम स्किप करते। देन उसके बाद हमें सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ेगा, ओके, कि क्या शेयर करना है उसे बताना पड़ेगा। बट सबसे पहले हम डेटा को क्रिएट करते, तो mkdir हम पुणे डेटा, जो लास्ट NFS में भी क्रिएट किया था वैसे एक डायरेक्टरी क्रिएट करते पुणे डेटा। अब इसकी परमिशन हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे NFS में चेंज किया था, फुल परमिशन दी थी। अभी पुणे डेटा को जो परमिशन है वही परमिशन रहने दो, हमें परमिशन चेंज नहीं करनी। इसमें कुछ डेटा डाल देते, सो mkdir मैं पुणे डेटा की इनसाइड कुछ फाइल्स या तो कुछ डेटा डाल देती हूँ, जैसे रेड हैट वाले कुछ 10 फोल्डर। अब इस डेटा को हमें शेयर करना है क्लाइंट के साथ, पुणे डेटा डायरेक्टरी को शेयर करना है क्लाइंट के साथ। तो सबसे पहले देखो कि हमें सांबा को बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, पुणे डेटा इस डायरेक्टरी को शेयर करना है। तो सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सो vim/etc के इनसाइड सांबा के इनसाइड smb.con, ओके, सो एंटर। देन इंसर्ट, यहाँ पे लिखना है आपको, सो जैसे यहाँ पे लिखा है ग्लोबल होम्स, इसका मीनिंग कि जब भी अब क्लाइंट को ये डेटा मिलेगा, जैसे डेटा तो कौन सा है हमारा, पुणे डेटा नाम की डायरेक्टरी, बट जब भी क्लाइंट एक्सेस करेगा तो यहाँ पे जो नाम आप मेंशन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइक शेयर नाम मेंशन किया, तो क्लाइंट को ओनली शेयर नाम ही दिखेगा, उसे पुणे डेटा पता ही नहीं होगा। तो क्लाइंट एक्सेस करते समय या तो माउंट करते समय कौन सा नाम यूज़ करेगा, शेयर, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखना है कमेंट, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ओके। सो कमेंट में सपोज मैंने डाल दिया वेलकम, कुछ भी लिख सकते हो, कमेंट लाइक कंपलसरी नहीं है। देन पाथ, यहाँ पे बताना है कि कौन सा डेटा आपको शेयर करना है, तो हमें कौन सा डेटा शेयर करना है, पुणे डेटा। देन उसके बाद ब्राउजेबल मतलब सामने वाले को एक्सेस होनी चाहिए, तो ब्राउजेबल इक्वल्स टू यस लिखो। नेक्स्ट सामने वालों को परमिशन देनी हमें ओनली रीड की, सो रीड ओनली, तो यस। नेक्स्ट वैलिड यूजर्स, सो जो सांबा से डेटा शेयर करते हो एक पर्टिकुलर यूजर से शेयर होता है, मतलब यहाँ पे हमें सिक्योरिटी के साथ शेयरिंग करना है, तो सांबा के लिए एक यूज़र आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके थ्रू आपको इसे शेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने यूज़र का नेम दिया है अजय, हमारे पास ये यूज़र नहीं है बट बाहर जाके हम इसे क्रिएट करेंगे। देन किसके साथ शेयरिंग करनी है, तो होस्ट अलाउ, हमें पूरे नेटवर्क में शेयर करना है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिखना है 192.168 एंड 0 डॉट, इतना ही लिखना है। नेटवर्क आईडी जितना है उतना ही लिखते, टोटली पहले वाला
लाइक 0, एक वाला 0 आप स्किप करोगे, जितना नेटवर्क आईडी है सांबा में उतना ही बताना पड़ता है। ओके, सो कमेंट, लाइक यहाँ पे कमेंट आप कुछ भी दे सकते हो। पाथ का मीनिंग, जो डेटा आपको शेयर कर रहा है वो यहाँ पे लिखना है। ब्राउजेबल का मीनिंग, सामने वाले क्लाइंट को एक्सेस होना चाहिए। रीड ओनली का मीनिंग है कि सामने वाले जो क्लाइंट होगा उसे ओनली ये डेटा रीड रहेगा, वो राइट नहीं कर सकता या तो अदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ये जो डेटा जाएगा आपका, सामने वाला एक्सेस करेगा, यूजर नेम अजय एंड जो भी अजय को पासवर्ड सेट करोगे तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लाइंट को बताना पड़ेगा, तभी क्लाइंट इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। होस्ट अलाउ, तो पूरे नेटवर्क में आप शेयर कर रहे हो, ठीक है। एस्केप, शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है तो सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, रिस्टार्ट, देन SMB NMB, सर्विस हमारी रिस्टार्ट हो गई। देन अब हमें क्लाइंट के ऊपर जाना है, इस डेटा को हमें क्या करना है, माउंट करना है। ओके, सो अभी के लिए हमने क्या किया कि डेटा को क्रिएट किया, बट इससे पहले हमें एक यूज़र भी क्रिएट करना है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में बताया है, ठीक है। सो उसे तो हम भूल ही गए थे, ठीक है। सो यूज़र ऐड अजय, अजय को पासवर्ड देना है, बट पासवर्ड किसके लिए देना है, सांबा के लिए, तो यहाँ पे लिखना है SMB पासवर्ड, अजय यूजर ओनली सांबा के लिए आप यूज कर रहे हो तो इसे पासवर्ड देते समय भी सांबा के लिए देना है, SMB पासवर्ड। देन ऐड करना है, देन किसके लिए, अजय के लिए, एंटर। सो पासवर्ड दे दो, जो पासवर्ड दोगे उसी पासवर्ड से क्लाइंट वाला एक्सेस कर पाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड से। सक्सेसफुली अजय को पासवर्ड मिला है, अगेन सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, देन SMB NMB, डन। अब आना है हमें क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट के ऊपर आपको अगेन माउंट करना है तो पैकेज की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो देखो हमने सर्विस को स्टार्ट किया, ए वाली स्टेप हमने करंटली स्किप की है, हमें देखना है कि क्या एरर देता है। देन उसके बाद जो डेटा आपको शेयर करना है वो डेटा क्रिएट करो, ओके। देन अभी के लिए लेबल भी हमने सेट नहीं किया है, सो देखते हैं कौन कौन ब्लॉक करता है, देन चेंजेस करेंगे। देन सांबा के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए, देन यहाँ पे हमने बताया कि हमें क्या शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, उसे क्या परमिशन देनी है, कौन से यूज़र से शेयर करना है, ये सब हमने बता दिया। एंड कौन से नेटवर्क में शेयर करना है ये भी हमने कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन किया है। देन नेक्स्ट, एक यूज़र जो भी आपने मेंशन किया है उसे क्रिएट करो एंड उसके लिए मतलब पासवर्ड सेट करना है, तो सांबा के लिए पासवर्ड सेट करना है, इस सर्विस को रिस्टार्ट कर लो। ये होने के बाद आपको क्लाइंट के ऊपर आना है, आपको पैकेजेस की ज़रूरत है। CIFS-utils एक कॉमन इंटरनेट वाला पैकेज है, बिकॉज यहाँ पे कोई फाइल नहीं है या तो स्पेसिफाई करने के लिए कोई फाइल सिस्टम नहीं है, ओके। सो ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, CIFS-utils एंड देन samba-client, दो पैकेजेस की ज़रूरत है, ठीक है। चलो आते हैं क्लाइंट के ऊपर। सो पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, देन क्लियर, मैं यहाँ पे कमांड एंटर करती हूँ yum इंस्टॉल, सो CIFS-utils देन samba-client एंटर। तो ये बोल रहा है कि पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। वैसे नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, मेरे पास पहले से कोई कॉन्फ़िगर होगा इसलिए ये बता रहा है कि आपके पास पहले से, ठीक है। सो नहीं है तो इसे आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल होने के बाद आपको माउंट करना है। तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ, सो SMB डेटा नाम देती हूँ जिसमें मुझे मेरा सांबा वाला डेटा माउंट करना है, ठीक है। अब कमांड डाल दो, सो कमांड एंटर करनी है mount-t, टेम्पररी माउंट कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने दो कमांड बताई आपको, पहले वाली ए वाली कमांड है बट ये अभी वर्क नहीं करती, ओके। सो RHEL 8 में काम करती थी बट अभी के लिए आपको यूज़ करनी है सेकेंड वाली कमांड, तो mount-t। देन नेक्स्ट लिखा है CIFS, बिकॉज यहाँ पे कोई फाइल सिस्टम नहीं है तो डेटा स्पेसिफाई करने के लिए लिखोगे CIFS। देन नेक्स्ट, जिस भी सिस्टम ने शेयर किया है, तो हमारे सर्वर ने शेयर किया है तो उसका IP एड्रेस 192.168.0.2, उसने क्या शेयर किया है,
शेयर नाम का डेटा, पुणे डेटा नहीं, ओके। जो कॉन्फ़िगरेशन में नाम दिया है वही नाम यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट, कहाँ पे माउंट करना है, डायरेक्टरी का नाम, एंड -o ये डेटा ओपन करना, यूजर नेम जो भी आपने यूजर नेम दिया है, सो ये कमांड आपको मेंशन करनी है, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे, सो -t CIFS डबल like /192.168 देन 0.2 देन इस वाले सिस्टम ने शेयर किया है, कौन सा डेटा, शेयर नाम का। नेक्स्ट, माउंट करना है हमें SMB डेटा डायरेक्टरी में, ओपन करना है, सो जिसका यूजर नेम अजय है। जैसे एंटर करोगे तो अजय का पासवर्ड बताना पड़ेगा, तभी ये डेटा आपका माउंट होगा। सो पासवर्ड बता देते इसका, सो सही पासवर्ड मैंने डाला है, बट ये बोल रहा है कुड नॉट कनेक्ट नहीं हो सकते आप, ओके, बिकॉज हमारा फायरवॉल में ऐड नहीं है, ठीक है। चलो फायरवॉल में भी ऐड कर लो, तो ये ब्लॉक कर रहा है, कर लो फायरवॉल -cmd _permanent -ऐड -सर्विस। तो हमें ऐड करना है किसे, सांबा को, फायरवॉल -cmd _reload, डन। अब अगेन जाओ यहाँ पे क्लाइंट के ऊपर, ट्राई करो फिर से, पासवर्ड सही डालते, ठीक है। सो हो गया अमाउंट, देख लो क्या SMB डेटा में डेटा आया है, SMB डेटा। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्टरी को रीड करने के लिए परमिशन देना है, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक कर रही है SE लिनक्स, ओके। तो जो डेटा आपने शेयर किया है, ओके, सो वो सांबा के थ्रू शेयर किया है, तो SE लिनक्स यहाँ पे ब्लॉक करे, बिकॉज उस डेटा के पास सांबा वाला लेबल नहीं है, ओके। सो आपको उस डेटा को सांबा का लेबल देना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं सर्वर पे, SE लिनक्स हमें ब्लॉक करें, टेम्पररी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इसे इन्फोर्सिंग पे डाल सकते हैं, परमिसिव पे डाल सकते हैं, बट हमें अब लेबल सेट करना आता है, तो हमें लेबल सेट करना है। तो सांबा का लेबल वेरीफाई करते हैं कि कहाँ पे लेबल है इसका, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ETC के इनसाइड सांबा, ठीक है। यहाँ पे कोई फाइल होगी smb.conf.example में देख लो, smb.conf.example, ठीक है। नीचे आ जाओ, लेबल ढूंढना पड़ेगा हमें, कुछ लेबल के बारे में बताया, लेबल कैसे वेरीफाई करना है, देन SE लिनक्स ओनली, यस, टेम्पररी लेबल सेट करना है, देखो कमांड दी है chcon, एंड लेबल है देखो यहाँ पे samba_share_t, एंड जिस भी डायरेक्टरी को शेयर करना है वो, चलो हमें लेबल सेट करना है, तो हम परमानेंटली लेबल सेट कर लेते, वैसे हमें लेबल सेट करना आता है, तो लेबल इसका samba_share_t, एंटर। सो चलो SE मैनेज फाइल कंटेक्स्ट -a-t, देन लेबल है हमारा samba_share_t, एंड किसको सेट करना है हमें, देन उसके इनसाइड सारा डेटा होगा, सो /पुणे डेटा को, एंड पुणे के इनसाइड जो भी है /.* ओके, देन क्वेश्चन मार्क, एंटर, एंड रिस्टोर पॉइंट चलाना है, रिस्टोर पॉइंट -rv, देन पुणे डेटा, डन। अब रीड करने का ट्राई करो, चलो क्लाइंट के ऊपर जाते हैं, ls, देन SMB डेटा, देखो डेटा आपका विजिबल होना है, ठीक है। तो आपको ब्लॉक कर रही थी SE लिनक्स सिक्योरिटी, ठीक। अब अगेन, अब ये जो हमने माउंट किया ये टेम्पररी माउंट था, हमें परमानेंटली माउंट करना है, सो परमानेंटली माउंट करना है तो जाना पड़ेगा /etc/
एफ स्टैप में। सो एंटर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैं एंड में आती हूँ लाइन के, इंसर्ट, देन जिसने शेयर किया है उसका आईपी एड्रेस लिखो 192.168, देन 0.2 इसने शेयर किया है शेयर नाम की डायरेक्टरी, देन हमने माउंट किया है एसएमबी डेटा में। ओके, नेक्स्ट, फाइल सिस्टम नहीं है यहाँ पे कोई, ओके, तो लिखो CIFS, देन डिफॉल्ट, देन 0 अब देखो कि जैसे आपने टेम्पररी किया था तो एंटर करने के बाद आपको अजय का पासवर्ड पूछा था। ओके, सो सेम इस फाइल में जो रिकॉर्ड देते हो वो रिकॉर्ड आपके बूटिंग टाइम पे वेरीफाई होते हैं। तो जैसे बूटिंग टाइम पे इस लाइन को वेरीफाई करेगा तो ये पासवर्ड पूछेगा किसका, अजय का। तो इसे अजय का पासवर्ड कौन देगा? ओके, सो देखो मैं पहले तो उस वाले डायरेक्टरी को पहले लाइक या तो दूसरा नाम देते इसमें, या तो यू माउंट कर सकते, ठीक है, यू माउंट, देन क्या नाम था उसका, एसएमबी डेटा। तो देख लो एसएमबी डेटा में डेटा नहीं होगा, ठीक है। अब ट्राई करते माउंट हाइफन ई का, तो ये रूट का ही पूछेगा अभी, बिकॉज हमने इसे यूजर नेम भी नहीं दिया एंड देन पासवर्ड भी नहीं दिया। तो जब भी ये लाइक बूट होते समय इस लाइन को वेरीफाई करेगा तो पासवर्ड बोलेगा कि पासवर्ड बता मुझे अजय एंड अजय का, सो तभी मैं इस लाइन को क्या कर सकता हूँ, लाइक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये बूटिंग टाइम पे प्रॉब्लम आएगा, तो बूटिंग टाइम पे इससे कौन पासवर्ड देगा? ओके, नहीं दे सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक फाइल में लाइक पासवर्ड लिखना पड़ेगा एंड इसे पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं कैंसिल करती हूँ, यहाँ पे हमें माउंट नहीं करना है। देन कर लो VIM पासवर्ड डॉट टीएक्सटी समथिंग ऐसे कुछ फाइल मैंने बना दी। इंसर्ट, इसमें बताओ यूजर नेम हमारा क्या है, अजय, देन पासवर्ड, तो पासवर्ड दिया है हमने इसे 111, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, ये फाइल आपको पास करनी है। देन आ जाओ VIM/etc/fstab, ठीक है। देन लिखो यहाँ पे इंसर्ट क्रेडेंशियल्स, इसकी यूजर नेम एंड पासवर्ड है, मतलब क्रेडेंशियल्स है, इक्वल्स टू कहाँ पे, रूट के इनसाइड वो फाइल है, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अब देखते हैं माउंट करने का ट्राई करते हैं क्या माउंट होता है, या तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड में कुछ गलती है तो ये माउंट नहीं होगा। ठीक है, वेट करते हैं, चलो हुआ तो है, बट देखते हैं डेटा शो होता है या नहीं। एसएमबी डेटा, ओके, सक्सेसफुली हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माउंट तो हुआ है, अब ये वाला यूज़र चाहता है कि लाइक आपका जो एसएमबी डेटा है ना, इसमें जो डेटा है, जैसे एनएफएस से हम कर रहे थे कि एनएफएस से कोई भी डायरेक्टरी आप इसके इंसर्ट क्रिएट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, ओके, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते थे, उसके लिए आपको फुल परमिशन थी, ठीक है। सो अब हम ट्राई करते हैं इस डायरेक्टरी को रिमूव करने का जो एसएमबी के इंसाइड है, एसएमबी डेटा के। सो मुझे डिलीट करने इसमें से redhat1, सीधा एरर दे रहा है, परमिशन देना है, आपके पास ये परमिशन नहीं है, सामने वाले ने ओनली रीड की परमिशन दी है, तो आप देख सकते हो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो सांबा ने जो डेटा शेयर किया है वो सिक्योरिटी के साथ डेटा को शेयर किया, भले आप इसमें कुछ क्रिएट करने के लिए जाओगे, लाइक एसएमबी डेटा के इनसाइड मुझे मुंबई नाम की कोई डायरेक्टरी बनानी है, सो नहीं कर सकते, आपके लिए परमिशन डिना है, ठीक है। सो सांबा के थ्रू हमने डेटा को सिक्योरिटी के साथ शेयर किया, देन लिनक्स होस्ट को शेयर किया। अब ट्राई करना है हमें विंडोज़ के साथ, देखना है कि क्या सांबा विंडोज़ के साथ भी शेयरिंग कर पाता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपका विंडोज़ को आईपी अलग है, बिकॉज यहाँ पे वो वाईफाई कनेक्टेड है, एंड आपके लिनक्स वाले सिस्टम का आईपी अलग है, तो सबसे पहले दोनों को एक नेटवर्क में लाना पड़ेगा,
सो इसे और हमारे विंडोज़ को एक नेटवर्क में लाना पड़ेगा, बिकॉज विंडोज़ का आईपी अलग है। वेरीफाई करोगे तो देखो यहाँ पे सपोज CMD IP config, देन इसका IP है 192.168, देन 10.223, ओके, हमारा IP 0.2। सो अलग नेटवर्क में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये एक ही नेटवर्क में लाना पड़ेगा। अभी तो विंडोज़ का हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तो सारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते, हमारे लिनक्स का IP चेंज करते, ठीक है। सो इसे सबसे पहले आपको ब्रीच करना पड़ेगा, तभी वो वाला वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मशीन सेटिंग, देन नेटवर्क एंड यहाँ पे ब्रीच करो, ठीक है। ब्रीच करने के बाद ऑटोमेटिक वाला कनेक्शन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। NMCLI कनेक्शन शो, NMCLI कनेक्शन डाउन सर्वर, NMCLI connection of, then ENP0 S3, ठीक है। अब वेरीफाई करोगे IP तो उसी सीरीज का IP मिल गया, 10.20 मिला है। अब कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और एक चेंज करना पड़ेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन में, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन में आपने दिया है नेटवर्क ID, तो यहाँ पे देना पड़ेगा 10. एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन में हमने चेंज किया है। systemctl रिस्टार्ट, देन SMB एंड ENMB, डन, ओके। अब शेयरिंग करना है, ओके। सो नेटवर्क कैसे डिस्कनेक्ट होगा, Ma'am, is not visible. जस्ट बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। यस, स्क्रीन विजिबल है अभी, Yes, yes, ma'am. ओके। सो हम क्या कर रहे थे, हम लाइक दोनों ही सिस्टम को एक नेटवर्क में ला रहे थे, एंड देन उसके बाद जैसे आपने ऑटोमेटिक कनेक्शन ऑन किया था, और एक काम करना था, कॉन्फ़िगरेशन में आपने नेटवर्क बताया था तो आपने चेंज किया, देन उसके बाद सर्विस को रिस्टार्ट किया, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन में हमने चेंजेस किए। अब वेरीफाई करना है हमें कि जो हमने सांबा से डेटा शेयर किया क्या है वो विंडोज़ में मिलता है, तो ठीक है। सो यहाँ पे वो IP बता दो, लाइक 192.168, देन 0.0 नहीं, अब 10 डॉट कितना है हमारा 20। तो इसने क्या शेयर किया है, तो शेयर नाम का डेटा, देन ओके। सो वेट करो, ये विंडोज़ है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है। सो लिनक्स में तो क्विकली हो जाता है, बट विंडोज़ में टाइम लेगा।
ओके सो देखो यहाँ पे जैसे लिनक्स में हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास किया था एक फाइल में, ओके सो वैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हम बता देते हैं। अजय पासवर्ड डाला है हमने 111, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, रिमेंबर माई क्रेडेंशियल्स, मतलब ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये क्या करेगा, रिमेंबर करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो विंडोज़ में देखो एक चेक बॉक्स चेक करने पे आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, बट लिनक्स में यही काम करना था तो हमें एक फाइल में यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखना पड़ा एंड देन उसके बाद वो पास करना पड़ा। ठीक है, सो ओके करते हैं। तो देखो जो डेटा आपने लिनक्स से शेयर किया है वो डेटा यहाँ पे आपको मिल गया, बिकॉज ये सांबा ने शेयर किया है। इसको आप डिलीट करने का ट्राई करोगे तो सेम एरर देगा, देखो परमिशन नहीं है, तो वैसे आप यस बोलोगे तभी भी ये डेटा डिलीट नहीं होगा। न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने का ट्राई करोगे तभी भी नहीं होगा, ओके बिकॉज ओनली हमने वहाँ से परमिशन दी है रीड करने की। सो क्लाइंट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो सांबा सर्वर समझ में आ रहा है, जैसे NFS सर्वर काम करता है सेम काम करता है, ओनली सांबा सिक्योरिटी के साथ काम करता है, लिनक्स के साथ साथ विंडोज़ को भी शेयरिंग करता है। ठीक है, क्लियर।